हेलो वेलकम बैक बच्चों। स्वागत है आप सब बच्चों का आज के इस लेक्चर में। जैसे कि आप सब बच्चों को बताया यार, नीट 2025 के फिजिक्स के मोस्ट डिफिकल्ट फिजिक्स न्यूमेरिकल की एक बार फिर से हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, उनको सॉल्व कर रहे हैं, उनके एनालिसिस कर रहे हैं इस बिहाफ पे कि वो डिफिकल्ट क्यों थे, क्या वो कंसेप्ट वाइज डिफिकल्ट थे, मल्टीपल कॉन्सेप्ट इसमें यूज थे, या उनकी लैंग्वेज इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी बच्चों को समझ ही नहीं आया, या बच्चा उसमें अप्रोच ही नहीं कर पाया, या वो उसको देख के तुरंत डर गया। ये सॉल्व करना इस समय बेहद जरूरी है। पेपर हुए काफी समय हो चुका है, ये रियलिटी से रूबरू होना आपका बहुत जरूरी है, जिससे नेक्स्ट प्लानिंग आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ कर सको, आपको पता चल सके कि इतने आगे जाके अब मैंने कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हुए इस लेवल तक के क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे, है ना। इसमें कोई शक नहीं था। ये क्वेश्चन जो सिलेक्टेड है 10 to 15 ये जेईई एडवांस लेवल तक थे, मतलब थे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन वहां पे आते रहे हैं और उनका जो थिंकिंग प्रोसेस था, जो कॉन्सेप्ट था, जो मल्टीपल उसमें मैथड्स थे, कॉन्सेप्ट थे जो उसमें अप्लाई हो रहे थे, भाई वो वहीं पे पूछे जाते हैं, अब आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यार टोटली हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। मेरे को पता है मैक्सिमम बच्चों को लगेगा सर अब करने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, ये कर लो एक बार, करके तो देखो, रियलिटी में तो जाओ। रियलिटी आपको कब पता चलेगी? जब खुद क्वेश्चन सॉल्व करोगे। पेपर में किया है, ठीक है, वहां फंस गए थे, ठीक है, लेकिन अब देख तो लो एटलीस्ट क्यों इतना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट हो, क्यों इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट हो, क्यों इतने खतरनाक से कॉन्सेप्ट उसमें थे, तो उनको अप्रोच कैसे करें, ये सब कुछ, ये मेरा मेन मकसद है कि मैं आप सब बच्चों को ये पहुंचा सकूं, ना कि केवल ये सॉल्यूशन तो आपने जब पेपर हुआ था और सबने सॉल्यूशन बनाए थे तो वहां पे देख ही लिए होंगे, लेकिन वहां पे जल्दी जल्दी देख लिया कि ये सॉल्यूशन है, आंसर एंड ऑल। लेकिन आपके अकॉर्डिंग कितना डिफिकल्ट क्यों था, वो सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे थे, उनको कैसे अप्रोच करें, यही तो सबसे बड़ी समस्या थी। पता तो था सर, फॉर्मूला पता था, कॉन्सेप्ट पता, लेकिन अप्रोच ही नहीं कर पाए, सॉल्व ही नहीं कर पाए, लेंथिकल। ये अब कर लेना है यार, तभी आप फ्यूचर में आगे आफ्टर नीट रिजल्ट या उससे पहले एक बेटर डिसीजन आप ले सकेंगे और डिसाइड कर सकेंगे किस लेवल पे मेरे को तैयारी करनी है, किस लेवल के क्वेश्चंस की, राइट। तो ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग तो कॉम्प्लेक्स था, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को आसान लग सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग बच्चा इसको मैथमेटिकली कैसे सोचेगा, कैसे अप्रोच करेगा, दिखने में आसान लग रहा है लेकिन डिफिकल्ट है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड है। कॉन्सेप्ट को अंदर तक जाना पड़ेगा, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, इमेजिनेशन करनी पड़ेगी, वो बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए थे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आप देख लो ध्यान से, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेड ऑफ सर्कुलर प्लेट, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो सर्कुलर प्लेट की बनी हुई थी, आप देख रहे होंगे, ठीक है, ये रहा, ये दो सर्कुलर प्लेट है, ठीक है भाई। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी वगैरह में फिजिक्स में है, या फिर आपको कहीं ना कहीं आपने प्रैक्टिस किए होंगे, लेकिन जिस तरीके का थिंकिंग प्रोसेस इसमें उसने डाला है ना, वो अमेजिंग है भाई, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा, चलिए मिस्टेक होने के घने चांसेस में बन जा रहे थे, ठीक है, ट्रिकी। तो उसने बोला इज बीइंग चार्ज सच दैट, है ना, इनको चार्ज किया जा रहा है, दोनों प्लेट है, प्लेट 1 एंड प्लेट 2, ठीक है, इनको इस तरीके से चार्ज किया जा रहा है, इज बीइंग चार्ज सच दैट द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन इट्स प्लेट्स इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट विद टाइम। यानी आप सबको पता है इन पे जो चार्ज दिया जाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इस पे माइनस, तो ये जो है ना, इसमें आपको क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि ये इंक्रीज हो रही है कॉन्स्टेंटली विद टाइम, यानी डी सिग्मा ओवर डी टी, ये रेट जो है इंक्रीजिंग, ये कांस्टेंट है, पहले ये लिखना था। यानी जो सिग्मा कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये रेट है ना, ये रेट आपका कांस्टेंट है, ये गिवन था क्वेश्चन में एज इट इज, इसका यूज करना था, तभी क्वेश्चन सॉल्व होना था, ठीक है भाई। अब क्या करें सर, ठीक है, तो द मैग्नेटिक फील्ड अराइजिंग ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट करंट, देखा डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट आ गया। उसने बोला बी का इफेक्ट बताओ क्या होगा बी पे, ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट, आप समझ रहे हो। अब आपको डिस्प्लेसमेंट करंट का सारा फंडा क्लियर होना चाहिए, उसके सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए थे, तभी ये क्वेश्चन होगा, है ना। देखने में छोटा सा प्यारा सा, लेकिन बहुत खतरनाक सा है भाई, ये मान के चले बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट, ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट करंट। अब इसको सॉल्व करने से पहले ये डेटा तभी काम आएगा जब बच्चों, मैं आपको बता दूं, जब आपको डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला याद होगा, ये तो याद होगा सबको। तो डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला था करंट का स्टैंडर्ड, वो होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ओवर dt, और चूंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताना है, ठीक है, हमने किसके बारे में बताना, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, तो ये स्टैंडर्ड होता है। फाई की वैल्यू पुट करते जाओ, आप उसको कैपेसिटर और पोटेंशियल के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो, सबको पता है, राइट, वो हर बच्चे को पता है। अगर मैं इसको अप्रोच करूं और डिस्प्लेसमेंट करंट के टर्म्स में लिखो, तो जो फाई है ये फ्लक्स होता है, और फ्लक्स को बच्चों आप कैसे लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ए लिख सकते हो, आप सबको पता है, ये बिल्कुल लिख सकते हैं। और इन दोनों प्लेट के बीच में याद करो, इस तरीके का होता था ना,
इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस जाएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आप सबको याद होगा अगर, है ना, दो प्लेट है बस सर्कुलर है दोनों के बीच में, और दोनों की वजह से जो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों, दोनों की वजह से इनके बीच में वो होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हम यहां लिखेंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तो यहां से जो डिस्प्लेसमेंट करंट आएगी दैट इज एप्सिलॉन नॉट, दैट इज डी ओवर डी टी इंटू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे सिग्मा चेंज हो रहा है, ए और एप्सिलॉन नॉट एज इट इज कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो ये लिख लो, देखो आप बाहर, तो यहां पे बनेगा डी सिग्मा ओवर डी टी। तो ये हो गया कैंसिल, है ना, ये हो गया कैंसिल। तो हमारे पास जो आईडी बचेगा ना भाई, वो बच रहा है ए इंटू डी सिग्मा ओवर डी टी। बच्चों ये इंक्रीज कर रहा है, ये फैक्टर सिग्मा डी सिग्मा और डी टी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन कॉन्स्टेंटली, ये कॉन्स्टेंटली। तो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ना भाई, वो कैसी है? कॉन्स्टेंट ही रहेगी, यानी वो कॉन्स्टेंटली ही चेंज हो रही होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि एरिया तो फिक्स हो गया, इनका प्लेट का एरिया तो फिक्स हो गया। अब इसके बारे में उसने पहले बता दिया कि ये जो रेट है ना, उसने वेरी वेरी क्लियरली बोला है कि इसको इस तरीके से चार्ज किया जा रहा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन इट्स प्लेट्स इज इंक्रीजिंग एट ए कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट के अकॉर्डिंग इंक्रीज कर रही है। तो अगर ये इंक्रीज कर रही है कांस्टेंट रेट के अकॉर्डिंग, तो ये भी कांस्टेंटली ही इंक्रीज करेगी। डिस्प्लेसमेंट करंट, समझ में आ गई बात? डिस्प्लेसमेंट करंट किस रीजन की वजह से चेंज होती थी? इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेरिएशन की वजह से। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के अकॉर्डिंग वहां चेंज हो रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा होगा, जिसकी वजह से वहां एक एडिशनल करंट बनती थी। याद आया? डिस्प्लेसमेंट करंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो भाई अब इतना हमने बना लिया है। अब देखो, उसने बोला कि बताओ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट करंट, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब देखो इन दोनों प्लेट को जब आप ज्वाइन कर रहे हो ना, तो अगर आप ध्यान से देखो, मार्कर की तरह बन गया ना, एक सिलेंडर टाइप का बन गया, एक तरीके से देखो सिलेंडर टाइप का बन गया, ठीक है। और इसमें जो करंट है अंदर, इसके डिस्प्लेसमेंट करंट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसकी वजह से जो यहाँ फील्ड है बी मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि भाई डिस्प्लेसमेंट करंट कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देख सकते हो एक सिलेंडर की तरह काम कर रहा है कि नहीं है ना, जो एक सिलेंडर होता है, राइट। तो वो बोल रहा है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा जीरो होगा एट ऑल प्लेट, मतलब ही नहीं है आई कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा हर प्लेस पे जीरो नहीं हो सकता भाई, हर प्लेस पे तो जीरो नहीं है ना। ये तो आपने देखा भी होगा, अगर आपको याद हो एमईसी में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में ड्यू टू करंट कैरिंग जो सिलेंडर होता था ना, अगर आपको याद हो बच्चों, ठीक है, ये इसकी एक्सिस है, यहां से लेके इंटरनल पॉइंट, फिर सरफेस का पॉइंट, फिर आउटसाइड का पॉइंट। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो ग्राफ बनता था वो इस तरीके से बनता था, यहां पे जीरो होगा मैग्नेटिक फील्ड इस वाली एक्सिस पे जो इससे सेंटर से पास हो रही है, और फिर इंक्रीज करेगा लीनियरली, फिर इस तरीके से डिक्रीज करेगा, है ना। तो यहां पे जीरो है, लेकिन यहां पे इस तरीके का वेरिएशन देखने को मिलता था। तो आप देखो मैक्सिमम कहां पे होता था, जब ये डिस्टेंस इस पॉइंट की यहां से अगर मेजर करें सरफेस तक मैक्सिमम होगी, और सरफेस कितनी होगी? जितनी इसकी रेडियस है, तो ये डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगी, यानी इसके सरफेस पे, यानी ये जो कैपेसिटर है इसके एंड, जो दोनों को एंड को मिला दूं, ये जो सरफेस वाले साइड है, यहां पे भी मैक्सिमम होगा, यहां पे भी मैक्सिमम होगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग लीनियरली वो चेंज होता रहेगा। तो उसने बोला कांस्टेंट बिटवीन द प्लेट्स एंड जीरो आउटसाइड द प्लेट्स। कांस्टेंट बिटवीन द प्लेट्स नहीं, आप देख रहे हो जीरो से धीरे धीरे लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, और जैसे ही उसकी डिस्टेंस सरफेस पे आया, वो सरफेस पे रेडियस के इक्वल हो गई, यहां से यहां पे आया, ठीक है, यानी रेडियस की इक्वल होगी, तो वहां पे वो मैक्सिमम हो जाएगा। आप समझ रहे हो? तो कांस्टेंट तो नहीं है। थर्ड ऑप्शन, नॉन जीरो एवरीवेयर विद मैक्सिमम एट द इमेजिनरी सिलेंड्रिकल सरफेस। नॉन जीरो एवरीवेयर कनेक्टिंग पेरिफेरीज ऑफ द प्लेट्स, कनेक्टिंग पेरिफेरीज ऑफ द प्लेट। तो नॉन जीरो एवरीवेयर विद मैक्सिमम एट द इमेजिनरी सिलेंड्रिकल सरफेस, यानी जो ये इमेजिनरी सिलेंड्रिकल सरफेस है, इन दोनों को कनेक्ट करके जो बना है, यहां पे मैक्सिमम है। बिल्कुल ये सही है, बिल्कुल गाइज, इस केस में ये सही है, क्योंकि दोनों प्लेट के बीच में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड आपका चेंज हो रहा होगा, और मैक्सिमम यहां पे होगा। अगर इसके साथ आप इसको कंपेयर कराओ तो ज्यादा अंडरस्टैंड करोगे आप इजीली समझने में चीजों को, क्योंकि यहां पे हर जगह है, देखो यहां पे हर जगह फील्ड है, हर जगह, और मैक्सिमम कहां होगा? यहां पे होगा। तो ये मोस्ट करेक्ट बनेगा कि नॉन जीरो एवरीवेयर विद मैक्सिमम एट द इमेजिनरी सिलेंड्रिकल सरफेस, क्योंकि जीरो बिटवीन द प्लेट्स एंड नॉन जीरो आउटसाइड, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है, तो बिल्कुल गलत है ना। देखो कितना ज्यादा दिमाग आपको इसमें लगाना पड़ रहा है, आप समझ रहे हो कितना ज्यादा कॉन्सेप्ट आप इसमें यूज करने पड़ रहे हैं। तो बिल्कुल भी आसान तो नहीं है बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर उसने इतनी डिटेल में डिस्प्लेसमेंट के करंट को और ये सारे कॉन्सेप्ट को एम्पियर सर्कुलर लॉ से लेके सब कुछ इसमें अंडरस्टैंड करे होंगे, तभी जाके वो इसको अप्रोच कर पाएगा। और उसके पास सबसे बड़ी बात है समय होगा, समय इज द बिगेस्ट फैक्टर, राइट। तभी वो इतना इमेजिन कर पाएगा, समझ पाएगा, सोच पाएगा, तभी वो कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। एंड दिस इज रियली अमेजिंग, ठीक है। तो यार आपने देखा होगा डिस्प्लेसमेंट करंट
का ये क्वेश्चन और लगभग लगभग हर साल आ जाता है, लेकिन इस पिछले कुछ सालों में थोड़े आसान ही थे, डायरेक्ट हो जा रहे थे, लेकिन इस बार थोड़े से कॉम्प्लेक्स बना दिया और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन फिर आपके लिए बन के तैयार हो गया। तो जाना तो पड़ेगा, उस लेवल पे जाना तो पड़ेगा भाई, है ना। और मेरा मेन मुद्दा रहता है कि बच्चे, नीट के बच्चे को ना आईआईटी के पीवाईक्यू 100% करने चाहिए, कोई बोले ना बोले, लेकिन आपको अपनी समझ से करने चाहिए। अब इतना तो समझ तुम्हें आ ही गया होगा कि किसी भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आईआईटी के जब क्वेश्चन आप सॉल्व करके जाओगे, ऑब्जेक्टिव एटलीस्ट सेलेक्ट करके, नोट ऑल, सेलेक्ट कर करके तो बच्चे के पास माइंडसेट आ जाता है, थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हो जाता है, स्ट्रॉन्ग फील करता है, किसी भी टफ सिचुएशन में लड़ने के लिए तैयार रहता है। ये माइंडसेट आता है, ये सबसे बड़ा गेम होता है, ये आना चाहिए। एज ये जरूरी नहीं कि हर बच्चा हर क्वेश्चन कर लेगा, जरूरी नहीं कि हर टीचर हर क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, लेकिन उनका माइंडसेट ऐसा हो जाता है, इतने तगड़े लेवल के क्वेश्चन करते करते कि वो अप्रोच करना सीख जाते हैं। टाइम लगेगा, राइट। तो आप टेंशन मत लो, बस आपने ये प्लान करना है कि अब मैंने किस लेवल तक अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, जिससे मैं तैयार रहूं। जरूरी नहीं आउट ऑफ 45 सारे क्वेश्चन करने हैं भाई, नहीं करने। पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था। अगर कोई बच्चा आउट ऑफ 45 40 तक जाता था तो बहुत ब्रिलियंट होता था, 35 30 तक भी सॉल्व करता तो बहुत अच्छी रैंक आती थी, बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, एमबीबीएस कॉलेज मिल जाया करता था। इट्स नॉट अबाउट कि सारे क्वेश्चन करने, इट्स अबाउट कि उतने करने हैं जितने मेरे से होंगे और जिससे मेरी कट ऑफ क्लियर हो जाए और मेरे एक डिसेंट स्कोर बन जाए, एक अच्छे कैंपस में मैं जा सकूं। आप समझ रहे हो, ये टेक्निक आपको सीखनी पड़ेगी क्रैक करने के लिए अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। दूसरों को कॉपी नहीं करना है, अपने आप को एक्सपर्ट बनाना है, अपने आप को करना है और आराम से समझते हुए। इस एनालिसिस का सबसे बड़ी बात यही है बच्चों, ये आपको समझना पड़ेगा। बाकी आप यार होशियार हैं, समझदार हैं, पेपर आपने दिया है, एक्चुअल चीजें आपको पता है कि क्या चीज आपने वहां फेस की थी, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बनी आप देख सकते हो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, राइट गाइज। तो ये हमें इसका सामना करना बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चों। आप सीखते रहे, अपना ख्याल रखें, यू कैन फिजिक्स आपकी हेल्प करता रहेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में, आपको अल्टीमेट लेवल पे जाके कॉन्सेप्ट और उनका यूज करके, सबसे बड़ी बात है न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखाने में, राइट। ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।